होगा राज तिलक, ये सवाल सबके मन में उन 5 राज्यों को लेकर है जिनके चुनाव संपन्न हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी प्लस 134 से 160, तृणमूल प्लस 130 से 156 के दायरे में इस समय नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि वहां की जनता दो पार्टियों के बीच कुछ इस तरह से बटे, क्योंकि पश्चिम बंगाल कहते हैं अगर अपना मन बना लेता है तो बना लेता है। तो क्या संकेत दे रहे हैं ये आंकड़े? आपको यह भी बता दें कि इनमें से 26 सीटें ऐसी हैं जो 1% वोट के दायरे में का फासला है, तो वो किसी के भी पक्ष में जा सकती है। और कुल 60% ऐसी सीटें हो जाती हैं जो 60 सीटें ऐसी हो जाती हैं जो 2% के फासले पर जिनके नतीजे अटके हो सकते हैं। बीजेपी और तृणमूल के बीच कुछ इस तरह के कांटे की टक्कर दिख रही है। और जो कांग्रेस पार्टी वहां पर पिछली बार नंबर 2 की पार्टी थी, जो लेफ्ट पार्टियां जो वहां पर 34 साल शासन कर चुकी हैं, उनका जो गठबंधन बना वो 0 से 2 के बीच में सिमट गया है। अन्य के पास 0 से 1 के दायरे में आपको सीट जाती दिख रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर यहां पर है वो ये कि बीजेपी प्लस और टीएमसी प्लस के बीच सीटों का जो बंटवारा इस समय आप देख रहे हैं, 134 से 160 बीजेपी, 130 से 156 तृणमूल। 43% जो वोट हैं वो बीजेपी के पास इस एग्जिट पोल के अनुसार जा रहे हैं। टीएमसी के पास 44% वोट जा रहे हैं। लेफ्ट प्लस जो है लेफ्ट और कांग्रेस, उसके पास 10% दिख रहे हैं, अन्य के पास 3%। यानी कि बंगाल की जनता ने इन दो पार्टियों के बीच अगर चुना है कि वो किसकी सरकार यहां पर बनाना चाहते हैं, तो अभी तो आंकड़ों में काफी असमंजस नजर आ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में इस समय संजय कुमार जी मौजूद हैं। और ये जो आंकड़ा है संजय जी, आपका दिल क्या कह रहा है? क्योंकि बंगाल के लिए अगर हम ये कहते हैं कि यहां पर फैसला वो कर लेते हैं दो पार्टियों के बीच, वो तय कर लेते हैं कि हमें तो इसकी सरकार चाहिए, लेकिन ममता को सीधे तौर पर नकारा नहीं जा रहा है एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के अनुसार। देखिए श्वेता जी, दिल से तो बात कर पाना बहुत मुश्किल है। वोट डल चुके हैं और हमें आंकड़ों के हिसाब से जाना चाहिए। मुझे थोड़ी अचंभित करने वाली बात है, एक आंकड़े को देखना चाहिए। ममता बनर्जी को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखने वाले 46% लोग हैं, और अगर आप दूसरे नेताओं को देखें तो 5-7% है। हम जानते हैं कि इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत हाई रेटिंग होती है, लेकिन दूसरे नेताओं के लिए बिल्कुल भी नगण्य एक तरह से पसंदीदा दिखाई जा रही है। और 46% रेटिंग बहुत हाई रेटिंग है। अगर हम दूसरे राज्यों से तुलना करें चीफ मिनिस्टर की रेटिंग के हिसाब से, तो क्या 46% ऐसे लोग हैं जो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते? तो क्या यह संभव नहीं कि इतने ही लोग, लगभग इतने लोग उन्हें उस पार्टी को वोट भी करेंगे? क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री के रूप में कैसे देखना चाहेंगे जब तक वो पार्टी को वोट नहीं करते? तो आंकड़ों के हिसाब से मुझे लगता है, आज हमारे अनुमान जो भी हैं, एक्सिस माई इंडिया के जो हमारा अनुमान है उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, और कांटे के मुकाबले में एक कदम बीजेपी आगे दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कांटे के मुकाबले में भी तृणमूल शायद थोड़ा आगे निकल जाए। क्योंकि प्रदीप जी ने हमें बताया 60 सीटें ऐसी हैं जहां पे जो दोनों पार्टियों का अंतर है वो सिर्फ 2% का है। और ये 60 सीटें एक तरफ, मैं तो ये नहीं कहता कि एक तरफा जा सकती हैं, लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं उस कांटे के मुकाबले में तृणमूल थोड़ा आगे निकल सकती है। हो सकता है ये 60 सीटें जहां कांटे का टक्कर है उनमें तृणमूल को थोड़ा सा एज मिल जाए। तो हालांकि आंकड़ों के हिसाब से और दिल के हिसाब से मुझे लगता है यही होने वाला है जी। हालांकि अगर हम सिर्फ इन आंकड़ों को विशुद्ध ये समझ लें कि नतीजा ऐसा ही होगा और भारतीय जनता पार्टी इसके न्यूनतम पर भी अगर हमें दिखती है, तो एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जो बीजेपी 3 विधायकों से लेकर आज जब प्रोजेक्शन सामने आया है, एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, तो 134 से 160 के दायरे में नजर आ रही है। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय इस समय जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है कैलाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एग्जिट पोल के इन आंकड़ों पर हम आपके साथ मिलकर जरा मंथन करना चाहेंगे, लेकिन पहले एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को वो तमाम आंकड़े जरूर हम दिखा देते हैं एक बार फिर से, जो हमारे सामने आज शाम आए हैं। एग्जिट पोल के नतीजे वैसे तो 5 राज्यों के हमने आपको दिखाए हैं, जहां पर केरल में सरकार रिपीट होती हुई नजर आ रही है एलडीएफ की, जहां पर जो असम है वहां पर भारतीय जनता पार्टी रिपीट होती हुई नजर आ रही है, तृणमूल में डीएमके नजर आ रही है, लेकिन और पुडुचेरी में खासकर एनडीए। लेकिन यहां देखिए कि बंगाल पर सबकी निगाहें हैं। बंगाल में बीजेपी प्लस 134 से 160 और तृणमूल बहुत दूर नहीं है। हालांकि यह है कि उसका न्यूनतम का आंकड़ा बीजेपी से आपको 4 कम नजर आएगा और अधिकतम का भी 156 के दायरे में।
कैलाश विजयवर्गीय जी, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी चैलेंजर से लेकर मुमकिन चैंपियन तक पहुंची है, आपको ये आंकड़े सटीक लग रहे हैं या आपको लग रहा है कि कई लोग हैं जिन्होंने बोला नहीं है, अपने मन की बात बताई नहीं है? पिताजी, आप तो बंगाल में रही हैं और आपने बंगाल में काफी भ्रमण भी किया। आपने देखा होगा कि यहाँ पर थोड़ा-सा अन्य राज्यों की तुलना में राजनीति थोड़ी अलग प्रकार की है। यहाँ थोड़ा डर है, भय है, आतंक है। तो जो सत्ताधारी दल के साथ जो लोग रहते हैं, वो मुखरता से बोलते हैं कि हम दीदी के साथ हैं, और जो विपक्ष में रहते हैं, वो लोग बोल नहीं पाते हैं। अगर बोलते हैं तो आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि हाँ, मैं मोदी जी के साथ हूँ। तो ये जो डर है, इससे हमारे सेफोलॉजिस्ट जो लोगों को भेजते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि उनका अनुमान तो गलत है। पर बंगाल एक अलग प्रकार का राज्य है, जहाँ थोड़ा-सा भय की राजनीति है, डर की राजनीति है। इसलिए यहाँ साइलेंट वोट का मेरी काफ़ी सेफोलॉजिस्ट से बात हुई है। उन्होंने बोला यहाँ पर साइलेंट वोट 18 से 25% है। अलग-अलग लोगों ने मुझे बताया, किसी ने 20% बताया, किसी ने 25% बताया, किसी ने 18% बताया। ये साइलेंट वोट कहाँ है? ये साइलेंट वोट चुपचाप कमल छाप। ये चुपचाप कमल छाप वाला वोट सीधा भारतीय जनता पार्टी को है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अनुमान है, इससे कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीट आएगी। तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी, ये बात सही है कि 200 तक नहीं पहुँच रहे हैं हम, पर 200 के आस-पास पहुँचेंगे, इससे कम पर नहीं जाएँगे। ये मैं बहुत जवाबदारी के साथ और बहुत गंभीरता से बात। वैसे तो प्रीलिम की परीक्षा की तरह होता है कि जिसका जो रिजल्ट है वो अपना आत्मविश्वास तो बढ़ाता है, लेकिन ये अंतिम नतीजा होता नहीं है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है आखिरी रिजल्ट का ही। लेकिन सीधे तौर पर जो आपने ये बता दिया है कि 200 पार का जो अभी तक आप आंकड़ा दिखा रहे थे, उतना आपको नहीं लग रहा है कि उसको पार कर पाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी की जो पॉपुलैरिटी हमारे इस एग्जिट पोल के हिसाब से बताई जा रही है कैलाश जी, वो 43% है अभी भी। देखिए, आपका एग्जिट पोल जो बता रहा है, यहाँ पर एक आपने तीसरा आंकड़ा देखा नहीं है कि कांग्रेस और लेफ्ट, राहुल जी ने जब लास्ट में ये कहा कि मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा, तो ये इसलिए नहीं कहा कि उन्होंने कोई कोविड के समर्थन में। उनका और दीदी का समझौता का, उनको लगा कि चारों फेस में बीजेपी बहुत आगे है, तो बीजेपी को रोकने के लिए अच्छा ये है कि हमारा वोट शिफ्ट कर दो। कांग्रेस का वोट भी शिफ्ट हुआ है, सीपीएम का वोट भी कुछ शिफ्ट हुआ है, और जो एक थर्ड फ्रंट था वो करीब-करीब कोलैप्स सा जैसा हो गया है। ये आपके आंकड़े भी दिखा रहे हैं। तो ये वोट भी शिफ्ट हुआ है। इसमें से सारा दीदी के पास नहीं जाएगा, उसमें से कुछ वोट हमारे पास भी आएगा। और इसलिए ये जो आप अभी आपने कहा कि बंगाल में ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर हंग बनेगा तो इस पार या उस पार, इस पार या उस पार ही होगा, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि मेरा भी यहाँ पर 6 साल से मैं घूम रहा हूँ और एक-एक गली मैंने छान मारी है बंगाल की, और मैं कह सकता हूँ कि बंगाल की तासीर कुछ अलग है देश से, एकदम अलग। जो जो लोग सोचते हैं कि राजनीति ऐसे होती है, वहाँ पर अलग प्रकार की राजनीति, और इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, अच्छी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से। कैलाश जी, हमने देखा ममता बनर्जी ही वो नेता थी जिन्होंने 2019 से पहले वो आह्वान किया था कि मोदी वर्सेस ऑल हो जाओ और सबको एकजुट कर लिया था। इन चुनावों के बीच में ममता बनर्जी अकेली दिखती थी, लेकिन उन्होंने जो एक अपील की बाकी पार्टियों से कि आप लोग कम से कम मेरे साथ इस समय रहिए, क्योंकि ये राष्ट्र की राजनीति का भी मसला है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई एक चेहरा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक चेहरा सबसे प्रमुखता से रहा है, तो वो राहुल गांधी का चेहरा नहीं रहा है। कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो ममता बनर्जी का चेहरा रहा है। कैलाश जी, आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ममता जी एक बड़ा चेहरा रहा है, क्योंकि वो मुखरता से बोलती हैं, पर देश के अंदर उनका कोई पॉपुलर वोट होगा, ऐसा मैं नहीं मानता ममता जी का। ठीक है, आप लोगों मीडिया में काफ़ी आती है, कभी-कभी क्या होता है कि आपको अगर जंगल का राजा नहीं बनना पर जंगल में फेमस होना, तो शेर से जाके भिड़ जाओ। तो बोले शेर से लड़े थे, इसलिए फेमस हो जाते हैं। तो इसलिए ममता जी की लीडरशिप मोदी जी की लीडरशिप के आगे बहुत बौनी है, और इसलिए आपका कंपैरिजन अपनी नज़रिए से हो सकता है, मेरा नहीं, मैं कंपैरिजन विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा होने के नाते बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सामने में खड़ी है, मैं ये कह रही हूँ कि विपक्ष का जो सबसे प्रोमिनेंट चेहरा है, जिसने पूरे विपक्ष को एकजुट किया, वो ममता बनर्जी ही रही है। इसीलिए ममता पश्चिम बनर्जी, बंगाल के नतीजे इतने अहम हो जाएंगे। देखिए ममता बनर्जी भी है, शरद पवार जी भी, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं न कहीं अपनी एक अहम भूमिका अदा करते हैं विपक्ष में, पर सबका एक सीमित दायरा है।
कि कोई देशव्यापी कोई चेहरा हो अभी मोदी जी के खिलाफ, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। पर हाँ, इस चुनाव के दौरान ममता जी ने प्रमुखता के साथ मोदी जी का विरोध किया, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, मोदी जी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा विपक्ष का है। पर क्या बीजेपी के लिए इन नतीजों में, अभी तो एग्जिट पोल है, लेकिन जो नतीजे आएंगे भी उसमें कोई राष्ट्रव्यापी संकेत होगा क्या? जो किसान आंदोलन यहां पर चल रहा था, जो कोरोना की दूसरी लहर की वजह से अब उतनी खबरें सामने नहीं आती हैं, हालांकि किसान वहीं पर इस समय भी मौजूद हैं। राकेश टिकैत बंगाल में पहुंचे भी प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। क्या उस बाबत भी नतीजे कोई संकेत देंगे? मुझे लगता है कि एक देश के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट है देश की राजनीति का एक, क्योंकि बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा अस्तित्व था नहीं, और हम लोगों ने वहाँ पर मेहनत करके एक पहचान बनाई। तो मुझे लगता है, मैं इसको थोड़ा-सा और व्यापक करता हूँ कि बंगाल एक सीमावर्ती प्रदेश है, और पिछले अगर 4 दशक से आप देखेंगे, तो सीपीएम का राज रहा और उसके बाद टीएमसी का राज रहा। एक घुसपैठिया बहुत बड़ी समस्या रही यहाँ पर। जब घुसपैठिए आते हैं, तो एक वोट बैंक बनाने की कोशिश की। ये वोट बैंक पहले सीपीएम के साथ था, अब टीएमसी के साथ चला गया। आने दिया, वोटर लिस्ट में नाम लिखाया, पर इसके साथ-साथ सिर्फ घुसपैठिए नहीं आए, फेक करेंसी आई, फेक हथियार, अवैध हथियार आए, उसके साथ स्मगलिंग हुई, उसके साथ वुमेन ट्रैफिकिंग हुई, उसके साथ गो तस्करी हुई। ये तमाम चीज़ें हुई जो देश की आंतरिक सुरक्षा को भी कहीं न कहीं खतरा पैदा कर रहे थे। तो देश के लिए यहाँ पर एक ऐसी सरकार आए जो देश के बारे में सोचे, कुर्सी के बारे में नहीं सोचे। तो बंगाल में ये परिवर्तन बड़ा सिग्निफिकेंस है देश के लिए। पार्टी के लिए हो सकता है, विचारधारा के लिए हो सकता है, पर देश के लिए भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देश की बहुत बड़ी सीमा बंगाल से जुड़ती है, और वहाँ पर कहीं न कहीं देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा बंगाल की जनता ने निर्णय लिया, और देश हित में लिया। कैलाश जी, चूंकि हम सीट बाय सीट हमारा ये एग्जिट पोल होता है, इसमें 26 ऐसी सीटें हैं जिनमें 1% जीत या हार का फासला है, और 60 ऐसी कुल सीटें हो जाती हैं जिनमें 2% से कम है जीत और हार का फासला। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं सीटों में से एक है नंदीग्राम। नंदीग्राम में ममता जी हारी। मैं आप तो बहुत बड़ी अच्छी एनालिटिकल हैं, एनालिसिस करती हैं। आप खाली मेरी बात पे ध्यान देकर इस पर आप खाली विचार करना, और बाद में फिर इसके बारे में आप एनालिसिस करना। इस चुनाव को आप 2 भागों में बांटिए, एक नंदीग्राम के चुनाव के पहले, एक नंदीग्राम के चुनाव के बाद। ममता जी के बयान, ममता जी के चेहरे के हाव-भाव, दोनों वीडियो देखना। नंदीग्राम के पहले का वाला वीडियो और उनका बयान देने का तरीका, नंदीग्राम के चुनाव के बाद का उनका वीडियो देखिएगा, उनका चेहरा और उनका बयान, आपको जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा। ममता जी उसी दिन समझ गई कि नंदीग्राम गया। उसके बाद से एक फ्रस्ट्रेशन का दौर चालू, फ्रस्ट्रेशन का दौर चालू हुआ। उसके बाद उनके मुँह से अपशब्द निकलने लगे, प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री, और एक अलग प्रकार का फ्रस्ट्रेशन वाला चेहरा ममता जी का मुझे दिख रहा। आप भी इसके ऊपर एनालिसिस करना है, क्योंकि आप काफ़ी एनालिसिस करती हैं, इसलिए मैंने आपको ये विषय दिया है। शीतल कुची, जो कूच बिहार की घटना हुई, उसका प्रभाव आप देख रहे हैं क्या इन चुनावों में? क्या ममता बनर्जी जो केंद्र के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव उन्होंने उठाया और उसके खिलाफ पूरी चीजें बोली, या फिर ये सिर्फ उसके बाद के जो चरण हैं, चूंकि उसका जो वोट प्रतिशत हमारे सामने दिख रहा है वो थोड़ा सा अलग इशारा कर रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें ज्यादा खड़ी हुई हैं? क्या उस हिसाब से आप देख रहे हैं, या फिर समझ रहे हैं कि नहीं, ये तो शुरुआत से ही कोई दूसरा हिस्सा था? मैं आपको अगर 8 चरण के बारे में आप देखेंगे और उसका लोकसभा के परिणाम से अगर कंपेरिजन करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि पहला चरण, दूसरा चरण हमारे पक्ष का था, तीसरे चरण में हमारे माइनस का था, चौथा चरण हमारे पक्ष का था, 5वें चरण, 6ठे चरण, 7वें चरण और 8वें चरण में हम बराबर हैं। तो बराबर मतलब थोड़ा सा एज है हमको, थोड़ा सा 7वें और 8वें में हम बराबर है, 6ठे में हम थोड़ा सा एज है हमको। तो ये लोकसभा का परिणाम है पूरा की पूरा, उसी के हिसाब से विधानसभा का परिणाम भी आता हमारी दृष्टि से, जो हमने एनालिसिस किया है। और इसलिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये बात सही है कि जो एक प्रेसिडेंशियल एरिया है, जहाँ पर हमें पिछली बार बिल्कुल भी समर्थन नहीं मिला था, वहाँ पर हमको बड़ा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वहीं से शुभेंदु हमारे साथ आए, वहीं से राजीव बनर्जी हमारे साथ आए,
और इसलिए लोकसभा की तुलना में हमारे पास सीटें ज़्यादा आएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा टीएमसी का वर्ग हमसे जुड़ा है और हमने भी अपना काम संगठनात्मक रूप से वहाँ पर बढ़ाया है। इसलिए हमारी बढ़त बहुत ही कंफर्टेबल है। मुझे 1% भी कहीं नहीं लगता कि हमारी सरकार नहीं बन रही है। सर्वे भले ही कुछ भी कहता हो कि नेक टू नेक है, बिल्कुल नेक टू नेक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी सरकार। तो मध्य प्रदेश से ही आप हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब प्रचार के लिए गए तो उन्होंने कहा था 2 मई दीदी गई। आपको लग रहा है कि वो नारा 2 मई को लगाया जाएगा? 100%। इसमें कोई दो मत ही नहीं, दो मत ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी, बहुत धन्यवाद। तो अभी एग्जिट पोल के ये जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी तो लेकर आए हैं, लेकिन पूरी की पूरी खुशखबरी इसलिए नहीं है क्योंकि तृणमूल अभी भी कांटे की टक्कर में सामने है। तृणमूल कांग्रेस, जिसे वहां पर अपनी तीसरी बार सरकार में लौटने की कोशिश कर रही थी, 10 साल का शासन उनका हो चुका है। सामने भारतीय जनता पार्टी जो पिछले बार के 3 विधायकों के साथ मैदान में कूदी, लेकिन आज एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से 134 से 160 के दायरे में नजर आ रही है। हमारे साथ संजय कुमार जी यहां पे स्टूडियो में है और साथ में शहनवाज हुसैन और मोनीजीत मंडल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनीजीत, ये आंकड़े आप खारिज करना चाहते हैं या आपको दिख रहा है कि इन आंकड़ों में दम है? क्योंकि एग्जिट पोल आमतौर पर अगर मंच के हिसाब से नहीं होता है तो गलत भी लगता है। देखिए, एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं। हम इसे पूरा मान भी नहीं सकते और इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़े बहुत तो सवाल तो कर सकते हैं। ये जो आपका जो चैनल का जो माई एक्सिस और इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है, मेरे को आप ये समझा दो कि मुर्शिदाबाद और मालदा में जहां पर 34 सीट होते हैं वहां से कॉन्टेस्ट होता है। मुर्शिदाबाद में पूरा बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता है टीएमसी और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस और लेफ्ट को आप कैसे शून्य कैसे दे दिया, 0 कैसे दे दिया, ये आपको बताइए। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जहां 22 सीटें हैं वहां हर जगह में बीजेपी ने ठीक से एजेंट भी नहीं दे सका। लगातार आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के आंकड़ों के अनुसार और अब तक के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार भी आप समझ सकते हैं कि अगर हम ये आंकड़ा सामने दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्लस 134 से लेकर 160 के दायरे में और तृणमूल 130 से लेकर 156 के दायरे में, तो ये संकेत क्या हो सकते हैं? आप सोचेंगे इतना बड़ा दायरा क्यों? इतना बड़ा दायरा इसीलिए क्योंकि 60 ऐसी सीटें हैं लगभग इस पूरी गणना में जहां पर 2% से कम, 2% या उससे कम है जीत और हार का आंकड़ा। इसीलिए आप इतना बड़ा दायरा इस समय देख रहे हैं। कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच इस समय नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। मुर्शिदाबाद को तो छोड़ दीजिए, बाकी जगह पर आपको कांग्रेस का झंडा कहीं पर भी नजर आया था? मुझे तो नजर नहीं आया था। मैं बंगाल के हर एक इलाके में, दूसरी चीज मैं आपसे पूछ रही हूं, ऐसा तो नहीं कि उस इलाके के, क्योंकि 22 सीटें वहां पर कांग्रेस लेफ्ट ने निकाली थी पिछली बार, मैं तो ये समझना चाहती हूं कि ऐसा तो नहीं हुआ कि वहां पर उन लोगों ने सोचा कि ये कोई विकल्प ही नहीं है, या तो तृणमूल को दो, तो इसीलिए तृणमूल इस समय वहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी में आपके हो सकता है वोट बढ़ गए हो। 2016 में इन लोगों को 22 सीट नहीं मिला, आपका आंकड़ा ठीक कर लीजिए। टीएमसी को 4 सीट मिले थे 2016 में, और अभी पूरा 50-50 मामला हो गया। मैं उस फेज की बात कर रही हूँ जो पार्लियामेंट्री नहीं पार्लियामेंट, मैं मुर्शिदाबाद की बात कर रहा हूँ। आपका तो एक जगह में तो पकड़ा हूं ना, क्योंकि इस जगह का जो एग्जिट पोल आपका जो डाटा है, जो एनालिसिस है, ये हम लोगों के समझ से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि वहां पर पूरा बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, 50-50 कॉन्टेस्ट है। पूरा बंगाल को आप कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, इस बात पे बताइए। वहां पर भी तो लेकिन संजय जी सिफोलॉजिस्ट है, हमारे साथ स्टूडियो में है, वो आपके जो एकदम ग्लेयरिंग मिस्टेक है उसके बारे में हम पहले बात किया। मतलब कांग्रेस को सीट क्यों नहीं मिली, आप इस बात को लेकर चिंतित हैं। लेकिन संजय जी आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? आपका पोल के बारे में हम पूछ रहे हैं, वही तो बता रहे हैं ना मोनोजीत। हालांकि ये सर्वे हमारा नहीं किया हुआ है, ये एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता जी ने किया है, लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं और आप बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि 27 सीटें 26 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि जीत हार का फैसला जो पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2 है 1% का फासला है। 60 सीटें ऐसी हैं जहां पे कि 2% का फासला है। ये संभावना है कि मालदा मुर्शिदाबाद की जो विधानसभा सीटें हैं वो इन्हीं सब सीटों के बीच में फंसी हुई होंगी, और हो सकता है हार जीत का फासला का जो अंतर है, अभी जो अंतर दिखाई पड़ रहा है वो बहुत माइनर है। तो 2 सीटें हैं, हो सकता है कि आप 6 सीटें भी हो सकती है, 4 सीटें भी हो सकती हैं। तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
आपको लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कई बार ऐसा मनु होता जी है। जवाब आपसे सुनेंगे, लेकिन पहले एक बार शहनवाज हुसैन भी चूंकि हमारे साथ है, उन्हें भी जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम आपसे जवाब जरूर ले लेंगे। शहनवाज जी, ये जो पूरी चर्चा को जो दिशा मिल गई है, इस सीटों के जो टकराव है दोनों के बीच इस समय, बीजेपी और टीएमसी के बीच में, अमित शाह तो 200 प्लस पार का आंकड़ा दिया करते थे, लेकिन आज 200 के आसपास तो नहीं दिख रहे हैं, टक्कर में दिख रहे हैं पर 200 के आसपास नहीं दिख रहे हैं। शहनवाज जी देखिए, मैं भी बंगाल घूम के आया हूँ, प्रचार में रहा हूँ, आप भी गई। हम सब सीट जीतने के लिए लड़ते हैं और हम टारगेट बड़ा करके लड़ते हैं। हम कभी भी अपना टारगेट कम करके नहीं लड़ते। हम 200 के पार जाएंगे यही कह के हम चुनाव में गए, और यही वजह है कि आज हम 200 के पार पहुंचेंगे ऐसा लगता है हम लोगों को। लेकिन मनोजीत दा के साथ दिक्कत ये हो रही है कि इनकी सरकार नहीं बन रही है, इस वजह से फिक्रमंद नहीं है। कांग्रेस की 0 से 2 लेफ्ट और ये मिलकर कैसे हो जाएंगे, इसके लिए आपसे बहस कर रहे हैं। मनोजीत, आपको आपत्ति इस बात पर हो रही है कि आखिर कांग्रेस और लेफ्ट कैसे इतने पे सिमट गए? क्या आपको लग रहा था कि जब कांटे की टक्कर हो जाएगी तो कांग्रेस लेफ्ट आपको समर्थन दे देंगे और सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, देखिए ये बात नहीं है। हमारा जो असेसमेंट है बिल्कुल साफ है। हम क्लियर मेजोरिटी हम लेंगे, और एग्जिट पोल को अगर मानोगी, हम तो पूरा इनकार नहीं कर सकते, पूरा मान भी नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा एग्जिट पोल टीएमसी को आगे दिखा रहा है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन इस बात में हम बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं है। हमारा जो असेसमेंट है वो बिल्कुल साफ है। हम लोगों को क्लियर मेजोरिटी मिलेगा और वो 175 से कम नहीं होगा। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, असेसमेंट का जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट इसलिए हम पकड़ा, बाकी जगह में छोड़ दीजिए पोलराइज कंटेस्ट हो रहा है, लेकिन ये 2 डिस्ट्रिक्ट में भी आप दिखा रहे हो कि बिल्कुल पोलराइज कंटेस्ट हो रहा है। इसमें हमारा आपत्ति है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में बीजेपी कुछ है ही नहीं। वो 22 सीटों में लगातार टीएमसी और कांग्रेस के बीच में कॉन्टेस्ट होगा, वह टीएमसी और कांग्रेस को 50-50 सीट मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं उस जगह का आधार कैसा हो गया, हर जगह में और ले लो। और मालदा में भी 3 वे कंटेस्ट हो रहा है, टीएमसी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। वहां पूरा 4-4-4-12 सीट है। इस तरह से बात हो जाएंगे, ये हमारा असेसमेंट है। लेकिन मुर्शिदाबाद में हम फिर भी कह रहे हो बीजेपी है ही नहीं है। बीजेपी 4 या 5 नंबर में थे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, अभी क्या 1 या 2 नंबर में आ गया, यही हम जानना चाहते हैं। और हर जगह में दिखा रहे हो, जहां पूरे बंगाल में हो सकता है, ये मामला हम मान सकते हैं। ये हम पोलस्टर से पूछना चाहते हैं कि मुर्शिदाबाद में कैसे इस तरह का कंटेस्ट हो गया। मनोजीत दा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ श्वेता जी के जरिए कि आप ये बताइए, मुर्शिदाबाद में नहीं है, ये तो आपने मान लिया कि बीजेपी नहीं है, बीजेपी कहाँ बहुत स्ट्रांग है, यही बता दीजिए आप। यानी आपने कहा मुर्शिदाबाद में है ही नहीं, आप तो ऐसे ही बोलते थे। लोकसभा के चुनाव के बाद बोलते थे ये तो 3 एमएलए जीतने वाली पार्टी है, यही कहते थे। हमने 18 लोकसभा जीत ली, आधी कर दी आपकी, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि वहाँ है ही नहीं। दादा, जनता पर भरोसा रखिए, आप अपने आकलन पे मत जाइए। आप तो एग्जिट पोल को नकार भी रहे हैं और मान भी रहे हैं। आप ये देख लीजिए, वहाँ की जो जनता है उसने मन बनाया परिवर्तन का। आप क्या हालत थी आपकी, टीएमसी क्या थी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने। अगर भारतीय जनता पार्टी आज सांप्रदायिक नजर आ रही है, हम ही लोग साथ थे, दीदी के रेल मंत्री बनाया था वाजपेयी जी ने, बीजेपी ने उनको। और जब हम लोग उनके साथ खड़े थे नंदीग्राम और सिंगूर की सारी लड़ाई में, और जब नंदीग्राम में हम आपके सामने लड़े हैं तब आप कुछ नहीं है। आपको ये लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सामने आप क्या थे, लेकिन जब परिवर्तन आया तो आप 200 सीट जीत गए। हम लोग भी 200 से ऊपर जाएंगे, और ठीक 2 तारीख को दादा हम आप मिलेंगे, फिर आप कहिएगा कि हमें आकलन में गलती हो गई। हमें नहीं पता कितना रिस्पॉन्स था, कितना आपने वहाँ जनता से जो वादा किया तोड़ा, उसका कितना एहसास आपको नहीं है। अभी भी अब वोटिंग हो गया दादा, अब तो सच्चाई पे आइए ना। ये एक्सिस का पोल तो हरदम सही हुआ है, ज़्यादातर लोकसभा के चुनाव में इतना सटीक हुआ था। अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को 0 या 2, यानी लेफ्ट और कांग्रेस को मिला के 2 सीट भी नहीं आ सकती, ये दोनों मिल के जा रहे हैं, 2-0 पे आउट हो सकते हैं, तब आप कह रहे हैं कि नहीं हम मान नहीं सकते। तो आप अपनी पार्टी को डिफेंड कीजिए ना। आपकी पार्टी, यार राहुल गांधी जी से आपका कोई समझौता था क्या? सिल्लीगुड़ी की सभा के बाद आपने उनको वापस भेज दिया कि नहीं, सुन लीजिए, मेरा बात प्रचार मत कीजिए। क्या कारण है, इतना कांग्रेस को डिफेंड क्यों कर रहे हैं दादा? कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, इसलिए वो काम आपके जिम्मे है। नहीं, आप मेरा तो एक उद्देश्य है। आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके साथ अधीर चौधरी जी का बहुत अच्छा संबंध है,
इसलिए हम कह रहे हैं अगर ये हो सकता है कि आपके साथ अंडरहैंड डील हुआ है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है ये कांग्रेस का फोर्ट है, ये हम मानते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं आप ही के साथ डील हो। ऐसा ये है चुनाव होने के बाद मान रहे आप अधीर रंजन चौधरी की बात कर रहे हैं, बीजेपी से डील। अधीर रंजन तो बोल रहे थे ममता बनर्जी आ जाए उनके पास, वो तो यहाँ तक बोल चुके हैं। तो देखिए तो आप वो मामला तो एग्जिट पोल में नहीं आ रहा है। हाँ। तो इसका मतलब अधीर जी ने लड़ा है, क्योंकि वहां लोग कहते हैं वहां का वो एकदम राजाधीराज है, वहां का किंग है। तो अब क्या हो गया, उनको शून्य मिल रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस पोल में कुछ गलत है। लेकिन आप कहां पर नहीं हो, मैं फिर बताता हूँ, कलकत्ता के आसपास आप नहीं हो भाई साहब। कलकत्ता नहीं है कहाँ वो बताइए ना। 75 सीट है मैंने ना, ये नहीं पूछा, आप तो बता रहे हैं ना, मैंने पूछा कि हम कहाँ पे हैं ये बताइए, और ये हम कहाँ पे हैं ये बताइए ना। लेकिन ये सब भी दिखा रहे हैं कलकत्ता के आसपास में मैंने जो पूछा 75 सीट है ना, कि हम आपको कहाँ कितना मिल रहा ताकतवर है, हैं ये ये सब भी बता दिखा दीजिए। रहे हैं, ये भी दिखा रहे। वो तो 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा ना। आप बताइए ना, आप कह रहे हैं हम कमजोर हैं ये बता रहे हो, खत्म नहीं हुआ ना, हम खेला तो अभी कहाँ बाकी मजबूत हैं ये बताइए ना। खेला खत्म हो गया जिस दिन दीदी कुर्सी पर बैठ गई तो आप ठीक है, तो कुर्सी छिन अगर गई। एग्जिट पोल को आप मानते हैं तब भी आप हार रहे हो। अगर नहीं हम मानते हो तो आप भी हम आप हार तो रहे हो। एग्जिट पोल ज्यादा से ज्यादा हम तो आपको एग्जिट हरा पोल रहे हैं। में जो सीटें अभी आ रही तब भी हैं उन आप सीटों के पहले अलावा तैयार जो कर लो, 20% किसको सीट है वो अच्छा मनोज जी, सीटें हैं वो ये हम बता जीत दीजिए रहे हैं। कि बीजेपी मनोज आपको जी, लग रहा है कि आप बहुत हार सारी रहे हो, जगह है इतना जहां पर गुस्सा नहीं मत जीत हुआ, सकती है, लेकिन अगर 3 से उनकी बढ़त हो रही है, हम 134 से 160 कह रहे हैं, आपकी पार्टी का क्या एक फिगर है कि बीजेपी कितने पे रुकेगी? बीजेपी 100 के आसपास पे रुक जाएगी, ये हम लोगों का असेसमेंट है। पर ये कोई हमने पार्टी बता अगर दिया। 3 से 100 पहुंचती है तो वो भी तो एक बहुत बड़ा क्योंकि ये पोलराइज होगा, इसलिए कांग्रेस और लेफ्ट को आप पूछिए ना, ये कांग्रेस और लेफ्ट को पूछिए। आप देखिए वो बीजेपी को, अरे अब अगर वोट शेयर को भी आप देखोगे ना श्वेता जी, आप अगर इसको मानोगे 1 मिनट के लिए, हमारा वोट शेयर बढ़े हैं, अगर इसको मानोगे आप 43 से 44 हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा? कांग्रेस और लेफ्ट को पूछिए, उनका वोट सीधा सीधा बीजेपी में जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? हमारा वोट शेयर हम बढ़ा रहे हैं। अब देख लीजिए, अगर इसको मानोगे आप, पार्लियामेंट इलेक्शन से हमारा वोट बढ़े है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये जो मामला है, ये जो असेसमेंट है, खास करके ये 2 डिस्ट्रिक्ट में, ये बिल्कुल रियलिटी से अलग है। ये सच्चाई कुछ और है। और अगर नहीं है तो कोई अंडरहैंड डील हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर में, ये हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। श्वेता जी शहनवाज जी बोलिए। श्वेता जी, आप बहुत पुरानी एंकर हैं, मैं भी बहुत दिन से राजनीति में हूँ। मैं जब समाजवादी पार्टी टाइप का तर्क आने लगे ना, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो आप समझिए ये हार स्वीकार कर रहे हैं। मनोजीत दा खुले मन से बोलते हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी से। कांग्रेस का वोट चला गया, अधीर रंजन चौधरी मिल गया, कम्युनिस्ट पार्टी से डील हो गया, ममता जी का वोट बढ़ गया, फिर भी कांग्रेस ने हरा दिया। ये सब अभी से तर्क कर रहे हैं दादा, ये मैं समझ रहा हूँ। दादा आप मान लीजिए कि आपके लिए मिठाई लाएंगे, बिल्कुल। आपसे मुलाकात नहीं हुआ, आप जब आए थे कैंपेन के टाइम में, आपके लिए अभी मिठाई लाएंगे, अच्छे से रसगुल्ला हमको तो आपने पत्थर दे दिया था दादा जब हम गए, पत्थर नहीं, वो बिल्कुल सच नहीं था भाई, वो भूल जाओ, वो बिल्कुल सच नहीं था। हमने देखा तो हम आपको लोग बहुत चाहते हैं, कुछ बात नहीं है, लेकिन 2 तारीख के बाद आपको रसगुल्ला खिलाएंगे, असली रसगुल्ला। इस बार कोई मिट्टी का रसगुल्ला नहीं होगा, डोंट वरी। चलिए देखिए, हम बाकी राज्यों का भी, चूंकि आज एग्जिट पोल हुआ है, हम जल्दी से बाकी राज्यों का भी रुख कर लेते हैं कि असम में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग रहा है कि अपनी सरकार को वहां पर रिपीट कर सकती है। सर्बानंद सोनोवाल हालांकि लोकप्रियता के मामले में हेमंत बिस्व शर्मा से 1% पीछे जरूर नजर आए, लेकिन बीजेपी प्लस को 48% वोट के साथ 75 से 85 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। ये कमोवेश वैसा ही आंकड़ा है जैसा पिछली बार बीजेपी को हासिल हुआ था असम में, और 2019 के लोकसभा चुनावों के विधानसभा सेगमेंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं 75 से 85 बीजेपी। कांग्रेस प्लस जिसने एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन किया था, गठबंधन की बहुत चर्चाएं हुई थी और देखना था कि क्या उसके गठबंधन पार्टनर्स यहां पर कर सकते हैं, लेकिन 40 से 50 सीटों पर वो सिमटे हुए दिख रहे हैं। मोदी का फैक्टर असम में दिखाई दे रहा है। ये एग्जिट पोल के जो अलग अलग सवाल लोगों से पूछे जाते हैं उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वहां पर गठबंधन की जो सरकार है, वो 75 से 85 के बीच नजर आ रही है। संजय जी।
असम में अगर आप देखें जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिल रही है, जिस तरह से बीजेपी जीतती भी दिख रही है, और चीफ मिनिस्टर की रेटिंग देखें वो बहुत नीचे है, 19% पर है, तो निश्चित रूप से और कई सवालों से ये संकेत मिलते हैं कि बीजेपी की जो असम में जीत हो रही है उसकी एकमात्र वजह है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, क्योंकि सरकार के कामकाज का आकलन बहुत साधारण है और चीफ मिनिस्टर की रेटिंग तो बहुत ही पुअर है। एक तरह से 19% रेटिंग है, किसी भी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत ही खराब रेटिंग मानी जाएगी। इस हिसाब से सारा का सारा श्रेय मोदी जी को जाएगा अगर असम में नतीजे वही आते हैं जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। श्रीनिवास जी, ये चूंकि हमने वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा रखकर भी, जिसमें तरुण गोगोई भी थे कांग्रेस की तरफ से, हमने हेमंत बिस्व शर्मा को भी वहां पर रखा था। हेमंत बिस्व शर्मा की पॉपुलैरिटी ज्यादा नजर आई सर्बानंद सोनोवाल से। देखिए, वहां पर ये सही है कि हेमंत बिस्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल ये दोनों मिलकर वहां सरकार को बहुत अच्छे से चलाया है। श्वेता जी, मैं भी आसाम में भी काफी प्रचार मैंने किया है और मैंने पहली बार देखा, मैं बहुत जगह गया हूं जहां हमारी सरकार रहती है, कुछ न कुछ शिकायत हो जाती है कुछ लोगों को, ये हुआ ये नहीं हुआ, थोड़ी बहुत नाराजगी होती है जब भी आप सरकार में होंगे। मैंने पहली बार देखा कि यहाँ कोई भी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं था। उनका गठजोड़ हो गया इसलिए वो लड़ाई में है ये कह रहे थे लोग, और उनका गठजोड़ रिएक्शन भी किया है, क्योंकि एआईडीएफ के बारे में जो तरुण गोगोई की राय थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो उनके बेटे की या कांग्रेस के आज के नेतृत्व की नहीं है। तो इसलिए पूरे आसाम में अगर आप देख लें, बराक वैली को इलाका छोड़ दें तो अन्य जगह बहुत रिएक्शन था कि कांग्रेस पार्टी जाके एआईडीएफ से मिल गई। जो लोग कई बार देश के खिलाफ बोलते हैं और अन्य बांग्लादेशी वोटरों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनसे जाकर कांग्रेस मिल गई, इसका भी बहुत रिएक्शन था। इसलिए अगर आपका एग्जिट पोल आने से पहले अगर दिल्ली में चर्चा करते तो हर कोई कह रहा था बड़ा टाइट है, बड़ा टाइट है। आपने तो यहाँ दिखाया 75 से 85, हमें पूरा यकीन है कि हम 100 के करीब पहुंचेंगे। और कांग्रेस पार्टी के लोग क्या ड्रामा कर रहे थे, आज तो आपके डिबेट में उन्होंने पता कर लिया, इसलिए जिस वक्त पल भी आए हैं वो आकर कुछ और बहस करना चाहे, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि 0 सीट मिल रही है बंगाल में, आसाम में भी हार रहे हैं और पुडुचेरी में भी वो हार रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने डिबेट में आए, लेकिन डिबेट को डिरेल करना चाहा, या तो आना ही नहीं चाहिए। तो आप ये देख लीजिए कि आसाम के बारे में क्या किया, कुछ उम्मीदवार को ले जाके राजस्थान में रख रहे हैं, कुछ लोगों को छिपा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई सरकार आने वाली है। वहां नरेंद्र मोदी जी पर बहुत विश्वास है। क्या क्या दुष्प्रचार बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ नहीं किया कांग्रेस के लोगों ने एआईडीएफ के साथ मिलकर, लेकिन वहां की आवाम को पता है कि अगर आसाम की सबसे ज्यादा आसाम को कोई प्यार करता है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हम लोग कहीं भी प्रचार में गए, और आपको ये भी बता दूं, बराक वैली में मैं अल्पसंख्यक बहुल इलाके में भी गया तो वहां पर देखा कि मोदी जी के नाम पर है, वो कुछ नहीं जान रहे, वो कह रहे जी मोदी जी के पार्टी के साथ हैं। वो लेकिन दक्षिण का जो दरवाजा आप लोग खोलना चाह रहे थे शहनवाज जी, वो मुमकिन नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता क्या वहां पर नहीं है? क्या जो आपका एआईएडीएमके के साथ आपने वहां पर चुनाव लड़ने का सोचा, क्या केरल में सबरीमाला का जो मुद्दा इतना बड़ा बनाया गया, वहां के नतीजे तो एनडीए को कहीं नहीं रख रहे हैं, बीजेपी को कहीं नहीं रख रहे हैं? जी 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 श्वेता जी, बहुत वाजिब सवाल है आपका। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो आपने उपयुक्त आदमी आज बुलाया है डिबेट के लिए, क्योंकि मैं केरल में भी सघन प्रचार मैंने किया है और केरल के अंदर हमारी सभाएं होती थी, लोग आए, लोगों में कमिटमेंट है, ये सही है। केरल में 2 ध्रुव में बटा हुआ केरल है, जो आपके सर्वे में, ओपिनियन पोल में भी दिखता है। मोदी जी से मोहब्बत बहुत है, लेकिन वो वोट तक नहीं बदल पाता है। और केरल में हमने कोई बढ़ा चढ़ा कर दावा नहीं किया, लेकिन मैं आपको आज कह रहा हूं, ये दोनों गठबंधन का आखिरी चुनाव है। जिस तरह यानी एलडीएफ और यूडीएफ का, हम आएंगे तो पूरी ताकत से त्रिपुरा की तरह आएंगे। त्रिपुरा में हम 1 सीट जीतते थे, कभी नहीं जीतते थे, कभी 2 सीट जीतते थे, आए तो एकदम 2/3 बहुमत से आए। केरल पूरी तरह, जब एक बार वो जो बांध मजबूत बना रखी है दोनों ने कि आप बंगाल में मिलकर लड़ेंगे और केरल में अलग अलग लड़ेंगे, ये जो बहुत बड़ी फिक्सिंग है। और खासकर राहुल गांधी जी जब से सांसद बने हैं केरल से, तो उनको ये रहता है कि इतना झगड़ा यूडीएफ एलडीएफ में ना हो कि उनकी सीट खतरे में पड़ जाए। इसलिए मुझे तो लगता है 1 एमपी की सीट के लिए कांग्रेस वहां एलडीएफ को लगता है कि अंदर उनका समझौता था कि भाई बंगाल में हम मिलकर लड़ेंगे तो क्या संदेश जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी वहां पर
जो पहले हर बार होता था कि एक बार एलडीएफ दूसरी बार यूडीएफ, वो नहीं था। लगता है कांग्रेस भी एलडीएफ को ही जिताना चाहती थी, इसलिए हमारी सीटें बहुत नहीं दिख रही होगी, लेकिन हमारी लड़ाई बहुत अच्छी हुई है। मोदी जी से मोहब्बत बहुत लोगों को है। लोगों को लगता है गॉड्स ओन कंट्री में कम से कम सबसे ऐसा नेता जो सबको लेकर चल सकता है, मोदी जी आए। हमारी वहाँ संगठन मजबूत है, हमारी बहुत कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है, लेकिन हम बहुत सीटें नहीं पा रहे हैं आपके एग्जिट पोल में। लेकिन मानते हैं जब हम आएंगे तो पूरी ताकत से केरल के अंदर आएंगे, जैसे कर्नाटक में। बहुत 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 धन्यवाद शहनवाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जो अभी तक एग्जिट पोल के जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी पर मामूली बढ़त मिली हुई नजर आ रही है। केरल में हमने देखा है कि किस तरीके से मुमकिन है कि इतिहास रचा जाए, क्योंकि अभी तक 100 के पार किसी पार्टी का आंकड़ा चला जाना है या वहां पर सरकार रिपीट होना एक बहुत बड़ी चीज वहां पर एलडीएफ के लिए हो सकती है। तमिलनाडु का जहां तक सवाल है वहां पर डीएमके स्टालिन उनका दबदबा चलने वाला है, आंकड़े यही तस्दीक कर रहे हैं। पुडुचेरी में एनडीए के लिए बेहतर खबर नजर आ रही है। ये सारे जो 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल हैं वो हमारे सामने हैं। 2 तारीख को मतगणना का जब दिन होगा उस दिन भी सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक नतीजे आप आज तक पर ही देख सकते हैं, लेकिन ये सबसे सटीक एग्जिट पोल जो देश का है उसके आंकड़े आपने आज देखे। मनोजीत जी आपका, शहनवाज आपका बहुत धन्यवाद, संजय जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।